Hello everyone. Today we will discuss about importance of organizing. In last video we discussed about meaning and features of organizing. Organizing means translate the plan into action, to arrange the resources, to create departments, and today we will discuss about importance. First point is benefit of specialization. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग में हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं. वर्क को डिवाइड कर देते हैं मतलब डिवीजन ऑफ वर्क. हमने डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल किया था सेकंड यूनिट के अंदर. डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि होल वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और ईच पार्ट ईच इंडिविजुअल को असाइन कर देना उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग. और जब हम वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और लोगों को असाइन कर देते हैं और एक पर्सन जब एक ही काम को बार बार करता है तो क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है. तो वही चीज़ इसके अंदर आप लोगों ने राइट करनी है कि क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है. क्यों? क्योंकि हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में, जिससे जो वर्क है वो मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल जाता है, हमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा. जब कोई काम आप फर्स्ट टाइम करते हो टाइम ज़्यादा लगता है, सेकंड टाइम करोगे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा. जैसे जैसे आप उस वर्क में एक्सपर्ट हो जाओगे आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वर्क कर लोगे. ओके, सेकंड पॉइंट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम क्लियर कट बता देते हैं कि कौन सुपीरियर है. हमने कहा था ना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बताया जाता है. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बताया जाता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसका क्या काम है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, किसी को कोई ड्यूटी असाइन करनी, किसी को कोई वर्क देना. अब जिसको हम कोई काम देते हैं और उसको हम पावर भी दे देते हैं डिसीजन लेने की, तो वो पर्सन हो जाता है अकाउंटेबल. अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, आंसरेबल. अब जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर को बोला कि पूरी क्लास पास होनी चाहिए, कि अराउंड 50 की क्लास है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स पास होने चाहिए और मिनिमम 10 स्टूडेंट्स के 95 प्लस मार्क्स आने चाहिए. ये प्रिंसिपल ने बोल दिया टीचर को. तो अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कम से कम 10 स्टूडेंट्स के तो 95 प्लस मार्क्स आए और बाकी जो है पूरी की पूरी क्लास पास होनी चाहिए, कोई भी फेल नहीं होना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. उसके साथ प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दे दी. कहते आपके पास है ऑप्शन, आप जैसा चाहो वैसे इनको पढ़ाओ, आपको जो मटेरियल चाहिए हम अवेलेबल करवाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी करवाओ. मतलब मुझे राइट दे दिया, राइट टू टेक डिसीजन. ये क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को कोई ड्यूटी असाइन करना. अथॉरिटी क्या होता है, राइट टू टेक डिसीजन. मुझे अथॉरिटी दे दी, आपके पास फुल अथॉरिटी है, आप जैसे मर्जी चाहे इनको आराम से प्यार से समझाओ, चाहे डांट के समझाओ, चाहे जैसे मर्जी, बस इतने मार्क्स आने चाहिए, पूरी क्लास पास होनी चाहिए. अब जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी साथ में अथॉरिटी दे दी, आपके ऊपर है जैसे मर्जी करो. अब क्या है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दी जाती है ना तो उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी दी जाती है. मतलब इन केस अगर ये चीज़ नहीं पूरी हो पाती तो मैं आंसरेबल भी होंगी, मुझे आंसर भी करना होगा.
क्योंकि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दी जा रही है और तो भी काम नहीं हो रहा, तो आपको आंसर भी करना होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपका काम ये है, ठीक है, तो हमें अब पता चल जाएगा हम क्या है, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं किसी को। हमें पता चल जाएगा किसने कौन सा काम किया है और किसने कौन सा काम नहीं किया। तो वही चीज़ कहा गया है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बता दिया जाता है। ये बता दिया जाता है कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सुपीरियर ऑर्डर देगा सबऑर्डिनेट को, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करेगा, सुपीरियर को। आया समझ दोनों पॉइंट। फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। इन दिस वी टेल अबाउट द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन. Manager decide who will be superior and who will be the subordinate, who will order to whom and who will report to whom. Okay, then आता है third point, optimum utilization of resources. Optimum utilization ऑफ रिसोर्सेज, जब सबको बता दिया जाता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं पता है, कौन कौन से, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, ये सब क्या है, हमारे रिसोर्सेज है। कल हमने एक एग्जांपल लिया था क्लासरूम का कि टीचर ने कहा लाइब्रेरी अरेंज करनी है, नोटिस बोर्ड और बुक्स कलेक्शन के बारे में, लेकिन टीचर ये बताना भूल गए थे कि किसका क्या काम है। सब होच पोच हो जाएगा, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर रिसोर्सेज का, ठीक है। तो हो सकता है वेस्टेज ज़्यादा हो, या फिर क्या है, एक घर में फंक्शन है, ये कह दिया कि जाके डेकोरेशन का सामान लेकर आना है, तो घर के 4 लोग तो डेकोरेशन का लेने चले गए, तो वहाँ पे क्या वेस्टेज है, जब किसी को हम बताते नहीं। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सबको बता दिया जाता है, वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। अब जब हम वर्क को डिवाइड करेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होती, एक ही काम दोबारा दोबारा नहीं होता, एक ही काम दोबारा दोबारा नहीं होता और कुछ छूटता भी नहीं है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्रॉपर वे में यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बता दिया जाता है। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बता दी जाती है, कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है। ये सब चीज़ें किस में बताई जाती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखो, इसके अंदर अगर टीचर बता गए कि 4 स्टूडेंट है ABCD, ये चारों क्या करेंगे, लाइब्रेरी को अरेंज करेंगे। EFGH ये चारों क्या करेंगे, नोटिस बोर्ड पे न्यू इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे, राइट करेंगे। और IJKL ये चारों क्या करेंगे, बुक्स कलेक्ट करेंगे। यानी कि इनका काम, वर्क को डिवाइड कर दिया, हर किसी को कह दिया कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। अब क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि ABCD को पता है कि हमारा काम लाइब्रेरी का है, वो नोटिस बोर्ड वाले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो बुक कलेक्शन वाले में कोई क्या है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं रह जाती, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती। हर किसी को पता होता है कि हमारा काम क्या है और वो अपने ही वर्क पर कंसंट्रेट करता है। ओके, उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। क्या होता है, ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर अकेला सारा वर्क मैनेज नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या करता है, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने वर्क को शेयर कर देता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में। इसे बोला जाता है डेलीगेशन। अभी हमने की थी ना अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं
कि एक जो मैनेजर है वो सारा वर्क अकेले मैनेज नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या करता है, अपने वर्क को शेयर कर देता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में, उनको डेलीगेट कर देता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, साथ में अथॉरिटी दे देता है और उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया जाता है। अब अथॉरिटी दी गई यानी कि पावर टू टेक डिसीजन, यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स खुद डिसीजन लेंगे, और जब हम किसी को कोई भी पावर देते हैं डिसीजन लेने की तो उसके माइंड में बहुत से आइडिया आते हैं, हो सकता है उनके आइडियाज़ मैनेजर से भी अच्छे हो। तो क्या है, जब वो डिसीजन लेगा, वो सारी सिचुएशन को एनालाइज करेगा, तो उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो क्या होएगी, डेवलप होएगी, क्योंकि वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। उससे पहले उसके पास कोई पावर नहीं थी, वो डिसीजन नहीं ले रहा था, मैनेजर ने जैसा कहा सबऑर्डिनेट वैसे के वैसे करे थे, लेकिन अब मैनेजर ने डेलीगेट कर दिए चीज़ों को, वर्क को डेलीगेट कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया है। अब क्या है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट डिसीजन ले रहा है, वो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर रहा है, जिससे क्या हो रही है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है, यानी कि उस पर्सन की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उस पर्सन की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब ये देखो, अब मैनेजर अपने वर्क को क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है अमंग सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है। अब मैनेजर का टाइम बच जाएगा, मैनेजर का टाइम बच गया। पहले मैनेजर सारा दिन बिजी रहता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो अपने वर्क को शेयर कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अब क्या, उसका टाइम बच गया, इस टाइम का वो जो यूटिलाइज है, यूज़ है, वो इफ़ेक्टिव वर्क में कर सकता है। वो ये देख सकता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करें। और कई बार क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास भी ऐसे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है ना वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब हमारे डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है और हमें सक्सेस मिलती है तो हम फ्यूचर के चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकते हैं। आया समझ? क्या किया हमने? इम्पोर्टेंस, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में डिवीजन ऑफ वर्क को लिया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग बेस ही डिवीजन ऑफ वर्क पे है कि वर्क को क्या कर दिया जाता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ईच इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एंड एबिलिटी डिवाइड कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है। और जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करता है तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग में बता दिया जाता है कौन सुपीरियर है, हु विल बी द सुपीरियर, हु विल बी द सबऑर्डिनेट, हु विल ऑर्डर टू हुम एंड हु विल रिपोर्ट टू हुम। ओके, उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि सब चीज़ें डिवाइड कर दी गई है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता, एक ही काम बार बार नहीं होता। मतलब ये नहीं कि चार लोग क्या है एक ही काम को कर रहे हैं और कोई काम है छूटा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है, रिपीट नहीं होता। ये नहीं कि ये भी क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी का कर रहे हैं और ये वाले भी लाइब्रेरी का कर रहे हैं, बुक को कोई कलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन क्या है, जब सबको हम बता देंगे किसका काम क्या है, किसका काम क्या है, तो डुप्लीकेशन नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होती, कन्फ्यूज़न क्या है, नहीं होती, सब चीज़ें प्रॉपर मैनर में वर्क करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, क्योंकि डेलीगेट की जाती हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स को फाइंड आउट करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जब उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो क्या होता है, वो उनकी ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ और एक्सपेंशन होती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ अपनी टेक्निक से ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर आते हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, प्लस वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं डिसीजन लेने की कि उनको कोई भी चैलेंज हो वो इजीली फेस कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। आया समझ? ये थी इम्पोर्टेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।